बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को आप 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के सुपौल जिला से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर जिले के भीमनगर कैंप में विशेष सशस्त्र पुलिस के 30 से 40 जवानों के बीमार होने की खबर सामने आई है। जवानों ने भोजन करने के बाद अस्वस्थ महसूस किया, जिसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल वीरपुर भेजा गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मामले की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और फिर जाँच जारी है। बताया जा रहा है कि भीमनगर स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 12वीं एवं 15वीं बटालियन में ट्रेनिंग के लिए आए लगभग 30 से 40 जवानों का वीरपुर अनुमंडल अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोपहर के भोजन के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद अब जवानों को उल्टी और फिर दस्त हो रहे हैं। रात 9 बजे तक लगभग 30 से 40 जवान अनुमंडल अस्पताल पहुंच गए थे। इधर इस घटना के बाद साथ भीमनगर थानाध्यक्ष दीपक कुमार और फिर वीरपुर एसडीएम नीरज कुमार ने भी मौके पर पहुँच करके जवानों को से उनका हाल चाल जाना। जवानों के भीड़ के बीच एक ट्रेनिंग के जवान मुकेश कुमार ने बताया है कि लगातार ट्रेनिंग के दौरान खाना खराब मिल रहा था और फिर इस खाने का लगातार जवानों के जरिए विरोध किया जा रहा था। इस बीच आज खाना खाने के बाद ट्रेनिंग कर रहे जवान की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों बिहार में अपराध की घटनाएं राजनीति का केंद्र बनती जा रही है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष अपराध की घटनाओं को लेकर के एक दूसरे पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है, तो बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। तो फिर वहीं पर एनडीए के नेता लालू राबड़ी के कार्यकाल को जंगल राज बताते हुए नसीहत देते हैं कि उन्हें अपराध पर बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं बनता है। रविवार को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर 87 आपराधिक वारदातों की लिस्ट जारी करके सियासी सनसनी फैला दी। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव के समय का लिस्ट जारी करने की चुनौती दी है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनको बोलिए कि माननीय लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में हुए अपराधों की गिनती पहले बताएं। जब कोई भी गिनती जब बताई जाती है तो फिर पहले की गिनती भी साथ रखी जाती है। जब वो पहले की गिनती को साथ में लेकर के सवाल पूछेंगे तो फिर मैं जवाब दूंगा। हालांकि भाजपा नेता ने राबड़ी देवी का नाम नहीं लिया, जबकि बीजेपी हमेशा लालू राबड़ी के जंगलराज की बात कह करके आरजेडी पर जमकर के हमला करती रही है। दोस्तों बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक ताकत आजमाने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन 4 विधानसभा सीटों का उपचुनाव इसके परिणाम से तय होगा कि लोकसभा चुनाव जैसे ही परिणाम होगा, जिसमें एनडीए बाजी मारेगी या फिर महागठबंधन लोकसभा चुनाव परिणाम के झटके से निकल करके एनडीए को झटका देगा, या फिर प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ देंगे। प्रशांत किशोर जो लगातार बिहार में अपना जनाधार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, उन्होंने भी उपचुनाव में 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान करके राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जनसुराज यात्रा पर निकले हुए हैं। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि बेलागंज और फिर इमामगंज में उपचुनाव होने वाला है, या इसमें जनसुराज पार्टी भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव 2 अक्टूबर के बाद होगा तब। दरअसल इसके पीछे प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि 2 अक्टूबर के बाद जनसुराज पार्टी चुनाव क्यों लड़ सकती है। अगर 2 अक्टूबर के बाद चुनाव होता है तो फिर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। जब प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि वह अपनी राजनीतिक पार्टी जनसुराज की घोषणा 2 अक्टूबर को करेंगे और फिर जब पार्टी की घोषणा हो जाएगी तब पार्टी आपको अपने बैनर तले उम्मीदवार उतारेगी। दोस्तों बिहार में आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, बैगन समेत दूसरी सब्जियों का उत्पादन लंबे समय से एक सीमित दायरे में हो रही है। जब उत्पादन भी उसी अनुपात में हो रहा है। अपने राज्य में उत्पादन में गिरावट दूसरे राज्यों पर निर्भरता बढ़ गई है। इससे बिहार में सब्जियों की कीमतों में असंतुलन बढ़ गया है। जब बंगाल से आलू और फिर महाराष्ट्र में से प्याज तो पहले से आ रहे थे, जब अब अन्य हरी सब्जियों का भी आयात बढ़ गया है, जिसके कारण सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। जी हाँ, साल 2021-22 में सब्जियों का कुल उत्पादन 17,844 टन था।
2022 के अगले साल ये घट करके 16,349 टन हो गया। लगभग 1495,000 टन सब्जियों के उत्पादन में गिरावट आई है, जब सब्जियों की खेती के दायरे में भी गिरावट आई है। वहीं पर साल 2021-22 में कुल 911,000 हेक्टेयर में सब्जी की खेती हुई थी, जब अगले साल 889,000 हेक्टेयर में ही सब्जी की खेती हुई है। आपको बता दूं कि बिहार में आलू की खेती साल 2021-22 में 326 और फिर इसके अगले साल में 327,000 हेक्टेयर में ही आलू की खेती हुई है। दोस्तों, बिहार में अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होगा और फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दावा कर दिया है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। जब उन्होंने अभी से ही प्लान सेट कर दिया है लालू प्रसाद यादव ने। आपको बता दूं कि पटना से रवाना होने के बाद दिल्ली में उन्होंने इस संबंध में बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों के इस सवाल पर कि तेजस्वी यादव राघोपुर के दौरा पर गए हैं, क्या लग रहा है, इस पर लालू प्रसाद यादव ने जवाब देते हुए कहा कि बाढ़ आई है इसलिए गए थे। एक और सवाल पर कि पूरे बिहार की यात्रा पर भी तेजस्वी यादव जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, पूरा बिहार। इस दौरान उनसे पूछा गया है कि क्या 2025 की तैयारी चल रही है, क्या मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। इस सवाल पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हाँ, बना देंगे। लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बिहार में खाली नहीं है, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में दोगुनी ताकत से एनडीए चुनाव जीत करके आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम नीतीश कुमार के रूप में स्थापित होंगे। जब लालू के बयान पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो जनता बनाती है, आप कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा। वहीं पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि जंगल राज के प्रेरणा लालू प्रसाद यादव दिन में खुली आंखों से सपना देखने लगे हैं। बिहार की जनता उनके कारनामों से भयभीत रही है, परिचित है। दोस्तों, कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई जघन्य अपराध को लेकर के बिहार के डॉक्टरों में भी काफी आक्रोश है। आए दिन तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां आईएमए के आह्वान पर बिहार के तमाम अस्पतालों के डॉक्टर ने चिकित्सा सेवा बंद कर दी है और फिर हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं पर बिहार के पटना में बेटियां राजधानी पटना की सड़कों पर इसके विरोध में उतर आई है। मुजफ्फरपुर में भी बंगाल कांड पर पीड़ित के लिए न्याय की मांग कर रही है। वहीं पर सुपौल, मधेपुरा, पटना, गया, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में मरीज इलाज न होने के कारण परेशान नजर आ रहे हैं और इन सभी जिलों के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। जब कोलकाता की घटना को लेकर के बिहार की बेटियों ने पटना में मानव श्रृंखला बनाकर के विरोध जताया। या राजधानी पटना में कॉलेज की बच्चियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर के बच्चियों ने सरकार के सामने सुरक्षा की मांग रखी है। बढ़ते अपराध पर डबल इंजन की सरकार से सुरक्षा का सवाल किया है। बेटियों ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से ज्यादा जरूरी है बेटियों की सुरक्षा। जब बेटियों के लिए अभियान चलाने से ज्यादा जरूरी है लड़कों के लिए अभियान चले। दोस्तों, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन बिहार के सीतामढ़ी में झंडा फहराने को लेकर के आरजेडी के नेताओं के बीच तू मैं हुई थी। झंडा उत्तोलन को लेकर के हुए विवाद के बाद आरजेडी ने कार्रवाई की है। आरजेडी ने सीतामढ़ी जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र यादव को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जी आपको बता दें कि सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड स्थित राजद कार्यालय में महिला राजद के प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल की उपस्थिति में राजद नेता झंडा फहराने के लिए आपस में ही लड़ गए। जहाँ स्थानीय नेता प्रखंड अध्यक्ष का विरोध करने लगे, जहाँ उन्हें झंडा का रस्सी तक खींचने नहीं दिया गया, जिसके बाद रितु जायसवाल वहां से चली गई। जब राजद नेताओं का कहना था कि प्रखंड कार्यालय का अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, ऐसे में प्रखंड अध्यक्ष अनिल महतो झंडा नहीं फहराएंगे, जबकि प्रखंड अध्यक्ष अनिल महतो टोपी लगा करके झंडा फहराने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा करने नहीं दिया गया। राजद नेताओं का यह भी कहना था कि जिसने राजद कार्यालय के लिए जमीन दी है उसके हाथों से तिरंगा फहराया जाएगा। प्रखंड कार्यालय के लिए जमीन मुन्ना शाह ने दिया, मुन्ना शाह से ही झंडा उत्तोलन कराने की बात राजद नेता करने लगे, लेकिन इस बीच काफी तू मैं हुआ और झंडा काफी देर तक नहीं फहराया गया, जिसके बाद रितु जायसवाल वहां से चली गई। दोस्तों, रेरा ने बिहार के 4 प्रमोटर के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने रेरा के आदेश का पालन नहीं किया था, जिसके बाद प्रमोटर की ओर से शिकायत करने वालों का इंटरेस्ट समेत पैसा नहीं लौटाया गया था। इतना ही नहीं, जब इस मामले की सुनवाई हुई तो फिर कोई भी प्रमोटर नहीं दिखे थे या उनके तरफ से कोई भी जवाब भी दाखिल नहीं किया गया था। इसके बाद अब इसी को लेकर के वारंट जारी कर दिया गया है। ये वारंट रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह, सदस्य एसडी झा की संयुक्त पीठ ने आदेश जारी किया है। इन 4 मामलों में राजीव शर्मा बनाम पाटलीग्राम बिल्डर्स, रेणु देवी बनाम पाटलीग्राम, संजीव कुमार बनाम लखन होम्स, ममता कुमारी बनाम श्रीकांत जैसकॉन इंटरबिल्ट शामिल है।
दोस्तों भागलपुर खगड़िया के बीच गंगा पर बन रहे सुल्तानगंज अगवानी पुल के पिलर का मलबा शनिवार को ढह गया, जिसके बाद पूर्व में ही हादसे का शिकार बना ये निर्माणाधीन पुल और इसे बनाने में हुई लापरवाही फिर से सुर्खियों में आ गई है। इस पुल को बना रही कंपनी एसपी सिंगला राजनेताओं के रडार पर आ गए हैं। जब पुल निर्माण में लापरवाही को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने पुल बनाने वाली कंपनी एसपी बिरला और फिर कुछ अधिकारियों को घेरा है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव समेत जदयू के विधायकों ने भी सवाल खड़े किए हैं। सुल्तानगंज अगवानी पुल अब नए सिरे से बनने वाला है, इसकी जानकारी पुल निर्माण निगम ने दी है। जब पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बारे में जानकारी देते हुए निगम ने बताया है कि पूर्व में ध्वस्त पुल का निर्माण संबंधित एजेंसी को नए सिरे से करनी है और इस आदेश के तहत पुल का नया डिजाइन भी तैयार हो रहा है। दोस्तों बिहार में 20 अगस्त से सभी जिलों में जमीन सर्वे का काम चालू होगा। जी हाँ, सभी जिलों में ग्राम सभा लगा करके लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है ताकि गांव के लोग अपने जमीन का सर्वे करा सके, साथ ही साथ सर्वे फॉर्म में अपनी सभी जानकारियां ठीक से भर सके। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया है कि सरकारी जमीन के पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं, इसलिए जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है। इसलिए जमीन मालिक सर्वे के कार्य में कर्मचारी का सहयोग करें। आपको बता दें कि सर्वे कर्मचारी घर घर जाकर के जमीन सर्वे का काम करेंगे, लोगों से जमीन के कागजात लेंगे। साथ ही जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा हर गांव में घोषणा के माध्यम से लोगों को ये बताएंगे कि उनके गांव में जमीन का सर्वेक्षण और जमीन नापी कब होगी। जब वहीं पर यदि आप सर्वेक्षण टीम के फैसले से संतुष्ट नहीं है और लगता है कि आपके जमीन के साथ गड़बड़ हुआ है तो फिर आपको 3 बार अपील कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको लगता है कि सर्वेक्षण में गड़बड़ी हुई है तो फिर आप सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए बैठे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार अब अवैध कब्जा को लेकर के सख्त हो गई है। जब बिहार जमीन सर्वे के माध्यम से सरकार ऐसे जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त करेगी। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगर आपने किसी भी जमीन का अवैध कब्जा किया हुआ है और फिर सरकार सर्वेक्षण यानी कि सर्वे के माध्यम से उसे ठीक करना चाहती है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार जमीन सर्वे के माध्यम से बिहार में अवैध कब्जे वाली जमीन की डेटा तैयार करेगी और फिर इसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा ताकि सरकार भविष्य में किसी भी सरकारी कार्य के लिए इस जमीन का इस्तेमाल कर सके। दरअसल बिहार के ग्रामीण इलाकों में सरकारी कार्य के लिए सरकार को जमीन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सरकार के पास जमीन का डेटा नहीं रहने से संबंधित कार्य में दिक्कतें आती है। इसलिए सर्वे के माध्यम से ऐसी जमीन को चिन्हित की जाएगी। दोस्तों बिहार में यदि किसी व्यक्ति के पास बाप दादा और परदादा की जमीन है तो फिर उसे घबराने की जरूरत नहीं है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जमीन सर्वे के माध्यम से इन जमीनों के कागजात को अपडेट करेगी और इसका सर्वे कराएगी। खबर के अनुसार बिहार में यदि किसी भी व्यक्ति के पास पुश्तैनी जमीन यानी कि बाप दादा और परदादा का जमीन है और उसका कागजात ही नहीं है तो फिर वे भी जमीन सर्वे की प्रक्रिया में शामिल होंगे और जमीन सर्वे की प्रक्रिया को पूरा करा सकेंगे। इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दो कि यदि आपकी जमीन बाप दादा के नाम पर है और उसके कागजात नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन के माध्यम से इसे निकाल सकते हैं। वहीं पर आप वंशावली बना करके इसे जमीन का सर्वे करा सकते हैं। जब सर्वे के बाद जमीन का नया खतियान तैयार किया जाएगा। सर्वे के दौरान किन किन कागजातों की जरूरत होगी? जमीन सर्वे में मुख्य रूप से जमीन की रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी, खाता खतियान की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दूं कि सर्वे के दौरान जमीन का विवरण प्रपत्र 2 में भर करके जमा करना होगा। ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म भर के जमा करना होगा। आप सर्वे शिविर में जमा कर सकते हैं। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के लोग भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र यानी कि एलपीसी अब आसानी से ले सकते हैं क्योंकि सरकार ने इसकी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। बिहार में भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र लेना और आसान हो गया है। आप वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in/biharbhumi/ पर जाएं। यहाँ जाकर के आप इसको आसानी के साथ निकाल सकते हैं। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे शुरू हो रहा है। 20 तारीख से जमीन सर्वे शुरू हो जाएगा। बिहार में जमीन के दस्तावेज को अपडेट करने के लिए जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। बिहार के 20 जिलों के बाद 18 जिलों में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम शुरू हो जाएगा और लोगों से सर्वे फॉर्म और फिर जमीन के दस्तावेज मिल जाएंगे। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नए सर्वे के दौरान जमीन का मालिकाना हक, प्रकार, जमीन पर मौजूद पेड़ पौधों और फिर उस पर बने मकान जैसी 177 तरह की जानकारियां
जानकारियां इकट्ठा की जाएगी। यानी कि एक जमीन पर सतत 177 तरह की जानकारी ली जाएगी। आपको बता दूं कि इन जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए सर्वे टीम को तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभा लगा करके लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है। हर गांव में बंदोबस्त पदाधिकारी सर्वे तिथि की घोषणा करेंगे। अब सवाल है कि आखिर जमीन सर्वे से क्या फायदा होगा। तो आपको बता दूं कि जमीन सर्वे से जमीन का विवाद, सबसे बड़ा जो मामला है, जमीन का विवाद खत्म हो जाएगा। जमीन के नए खतियान बनेंगे, नक्शा भी तैयार होगा नया। उसके बाद जमीन सर्वे से भूमि से संबंधित यानी कि जमीन से संबंधित फर्जीवाड़ा रोकेगा। जमीन रैयत के नाम से जमीन का खतियान अपडेट होगा। जमीन के सभी दस्तावेज को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। जब सर्वे के बाद जमीन की खरीद बिक्री पर खतियान भी अपडेट होगा। तो इस तरह से और भी कई सारे फायदे हैं जो कि जमीन सर्वे से होने वाला है। दोस्तों, बिहार सरकार बिहार में गाड़ी खरीदने पर 50% सब्सिडी दे रही है। ऐसे में अगर आप भी बेरोजगार हैं और गाड़ी चलाना चाहते हैं लेकिन आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप बिहार सरकार की तरफ से सब्सिडी ले सकते हैं। या सब्सिडी लेकर के आप अपना खुद का गाड़ी चला सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के लोगों को गाड़ी खरीदने पर 50% अनुदान दे रही है। इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 22 मीटर मिनी बस की खरीद पर लागत का 50% या फिर 5 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। इसको लेकर के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जी हाँ, आप 25 अगस्त तक आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर ले, यानी कि अभी आवेदन चल रहा है। वहीं पर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ई रिक्शा, ऑटो और फिर एम्बुलेंस जैसी वाहन की खरीद पर सरकार की ओर से लागत का 50% या फिर 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। जय इसके लिए आप 28 अगस्त से 27 सितंबर तक आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर ले। दरअसल मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ई रिक्शा, ऑटो और फिर एम्बुलेंस जैसी वाहन की खरीद पर करके युवा खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं या साथ ही साथ अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। वहीं पर इस काम से अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने से पूर्णिया संसदीय सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बिखर गए हैं। जब सांसद पप्पू यादव ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर इस मुद्दे से जुड़े हुए कई सवाल खड़े किए। सांसद पप्पू यादव ने पूछा है कि डॉक्टरों ने हड़ताल करके 12 लोगों की जान ले ली है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कुछ और सवाल उठाए हैं और पूछा है कि अगर कोलकाता वाले कांड में डॉक्टर ही शामिल पाए गए तो फिर सारे डॉक्टर उस कांड की जिम्मेदारी लेंगे। जहाँ भी कोई डॉक्टर गलत होता है, कोई डॉक्टर वहसी होता है, दरिंदा होता है, तो फिर वहां पर यही डॉक्टर समाज को सांप क्यों सूंघ जाता है। गौरतलब है कि कोलकाता में गलत काम करने को लेकर के देश भर की राजनीति में भी गरमाई गई है। जहां सांसद पप्पू यादव ने एक के बाद एक करके पहले भी कई ट्वीट करके इस मामले को लेकर के सामने आए। पप्पू यादव ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि किसी भी बेटी के साथ गलत काम करना असहनीय है। ये घटना बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। हर गलत काम करने वाले को 2 महीने में ही जान से मार देना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर समाज आंदोलन के नाम पर उपचार बंद करके लोगों का जान ले रहे हैं, वे काम बड़ा अपराध है। या डॉक्टर बंधुओं, इलाज करना आपका धर्म है, ना करके अधर्मी बन रहे हैं आप लोग। या डॉक्टर समाज महापाप से बचें। भाजपा को भी पप्पू यादव ने ट्वीट के जरिए घेरा है और आसाराम और फिर राम रहीम को पैरोल पर रिहा पर सवाल उठाए हैं। जब पप्पू यादव ने एक ट्वीट में लिखा है कि पारू हो या फिर मधुबनी की बेटी या फिर कोलकाता की महिला डॉक्टर, उनके दोषियों को 2 माह में ही जान से मार देना चाहिए, नहीं तो फिर राजनीतिक लाभ के लिए लोभी पार्टियां आसाराम और फिर राम रहीम की तरह ही उन्हें बार बार पैरोल या फिर परलों पर रिहा करके बेटियों की अस्मिता का मजाक उड़ाती रहेगी। दोस्तों, बिहार के मुंगेर में 2 बहनों को अपने अपने प्रेमी से मिलने जाना भारी पड़ गया। जब रात के अंधेरे में दोनों चचेरी बहनें एक ही गांव के 2 लड़कों से मिलने के लिए पहुंची थी, तभी इसकी भनक ग्रामीणों को लग गई और फिर गांव के लोगों ने दोनों की शादी मंदिर में करा दी। जब सोशल मीडिया पर शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल मुंगेर की हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बहनों की ग्रामीणों ने जबरन शादी करा दी। ये शादी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मंदिर में कुछ ग्रामीण दोनों बहनों के मांग में बारी बारी से सिंदूर डलवा रहे हैं। जब वायरल वीडियो 16 अगस्त का बताया जा रहा है। घटना की सूचना के बाद हवेली खड़गपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फिर दोनों प्रेमी युगल को अपने साथ थाना ले आई है। परिजनों के आने के बाद सभी को घर भेज दिया गया है। इस घटना का फोटो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। हालांकि केडीवी लाइव वायरल हो रहे फोटो वीडियोज की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
दोस्तों आजकल पुलिस वाले भी प्यार के जाल में फंस जाते हैं, जब प्यार के जाल में फंस करके अपनी नौकरी गंवा दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पुलिस वाले कितने सख्त मिजाज के होते हैं, लेकिन प्रेम के चक्कर में फंस करके पुलिस वाले अपनी नौकरी गंवा दे रहे हैं। आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों में 3 पुलिसकर्मियों ने प्यार के चक्कर में अपनी नौकरी गंवाई है। आपको बता दूं कि सख्त से दिखने वाले पुलिसकर्मी प्रेम प्रसंग में कमजोर पड़ रहे हैं। जब पूर्वी बिहार कोसी सीमांचल में अब तक 7 पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई भी चली है। ये ऐसे मामले हैं जिसमें गृहस्थ जीवन तबाह होने के साथ कैरियर भी हादसे पर आ गया है। जब पिछले 5 साल के दौरान पुलिसकर्मियों के प्रेम प्रसंग में कई सारे जान ली गई है, धमकी और फिर कई अन्य तरह के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। जब पुलिसकर्मियों की पत्नी की शिकायत पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुहर लगाई तो फिर न्यायालय ने भी इसे सही मान करके आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई में मिले सजा को बरकरार रखा। कई पुलिसकर्मी बर्खास्त भी हो चुके हैं। 7 पुलिसकर्मियों पर अभी प्रेम प्रसंग के आरोप में विभागीय कार्रवाई संबंधित जिले में चल रही है। जब भागलपुर पुलिस लाइन में प्रेम प्रसंग में 4 लोगों की जान लेने पर मामले में पदस्थापित एक दारोगा के प्रेम प्रसंग की चर्चा भी लोगों ने खूब सुनी और लोगों के जुबान पर है अभी हाल फिलहाल ही। वहीं पर किशनगंज जिले के टेरागाछ थाना में यूपी से पति को ढूंढने आई महिला से थाना अध्यक्ष कई दिनों तक गलत काम किया। मामला दर्ज होने के बाद थाना अध्यक्ष फरार हो गए हैं। वहीं पर पूर्णिया जिले के मरंगा थाना में पदस्थापित दारोगा पर पत्नी ने दूसरी महिला से शादी करने का आरोप लगाया था। जब बाद में विभागीय कार्रवाई पूरा होने पर मामले का सत्य पाया गया और फिर जलालगढ़ थाना अध्यक्ष रहते हुए दारोगा को बर्खास्त कर दिया गया। और भी कई सारे ऐसे मामले हैं। वहीं पर अररिया जिला के सिमराहा थाना में पदस्थापित सिपाही श्रुति कुमारी ने किराए के आवास पर जान दे दी। साथ ही और भी कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं। दोस्तों रामायण सीरियल में भगवान राम का रोल करने वाले और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के सांसद अरुण गोविल और फिर गायक उदित नारायण पटना पहुंचे। जब कल दोनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी गई किताब के विमोचन समारोह में शामिल हुए। जब पटना एयरपोर्ट पर दोनों मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सांसद अरुण गोविल ने कहा कि कोलकाता में जो हो रहा है वह नहीं होना चाहिए, वहाँ का माहौल बहुत खराब हो गया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो कह रही है वह कर रही है, वह स्वतंत्र देश की नागरिक है, जो वह कुछ भी कर सकती है। वह ममता बनर्जी है, वह कुछ भी बोल सकती है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लिखी गई किताब के विमोचन में भाग लेने पहुंचे प्रसिद्ध गायकार उदित नारायण ने कहा कि जो बंगाल में हो रहा है वह सही नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो हो रहा है वह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। हम उनकी किताब के विमोचन समारोह में भाग लेने के लिए आए हैं और वह सही में बिहार में के गांधी हैं। आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी गई किताब बिहार के गांधी नीतीश कुमार का कल रविवार को विमोचन हुआ। यानी कि नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी गई किताब का नाम है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। इस पुस्तक को बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी और फिर उनकी बेटी सह समस्तीपुर सांसद डॉक्टर संभावित चौधरी ने लिखा है। किताब का विमोचन विधानसभा ऑडिटोरियम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर किया है। दोस्तों बिहार में पीरो विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के पूर्व बाहुबली विधायक नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे कल अपने पुत्र विशाल पांडे के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जहां बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने रविवार को यानी कि कल पार्टी कार्यालय में पूर्व विधायक पांडे और उनके पुत्र को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। जब समता पार्टी और फिर रालोसपा में भी रह चुके हैं। जब पांडे इससे पहले पांडे समता पार्टी, जदयू और फिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में भी रह चुके हैं। आपको बता दूं कि नरेंद्र पांडे पहली बार साल 2000 में तत्कालीन समता पार्टी की टिकट पर पीरो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और फिर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के काशीनाथ को मात दी थी। इसके बाद साल 2005 में 2 बार विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की। उन्हें साल 2006 में पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन के मामले में नीतीश सरकार की आलोचना करने के बाद जदयू से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन आज वे फिर भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दूं कि इस पर कई सारे ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं, कई सारे संगीन आरोप लगे हैं। इनके ऊपर कई सारे मामले भी दर्ज है, मुकदमे दर्ज है, लेकिन इनको आज भाजपा में शामिल कर दिया गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए जघन्य घटना को लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरीके से घिरी हुई है। जैसे सीएम ममता बनर्जी न सिर्फ भाजपा के निशाने पर है, बल्कि विपक्षी दलों के उनके कई साथियां भी खुल करके बात रख रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद अब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कोलकाता कांड पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कोलकाता में लड़की के साथ जघन्य कार्य हुआ है। जब वहाँ की सरकार को इस मामले पर सख्त कार्रवाई
कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर्स जो की मांग कर रहे हैं वो जायज है। सरकार को डॉक्टरों की मांग पूरी करनी चाहिए। वहीं पर इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कोलकाता कांड को लेकर के सवाल खड़े किए थे। उन्होंने लिखा था कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई घटना, विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। जब उनके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य के परत दर परत जिस तरह से खुल करके सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और फिर महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। जब पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और फिर स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक डिप्टी कमिश्नर ने भतीजी से लव मैरिज कर लिया है। मामला बहुत ही संगीन है। मामला बिहार के बेगूसराय का है। बेगूसराय जिले में हुई एक शादी काफी चर्चा में। दरअसल यहाँ पर उप नगर आयुक्त पर जब एक लड़की के अपहरण का आरोप लगा, तब इस अफेयर और फिर शादी का पर्दाफाश हुआ, जिसे जान करके हर कोई हैरान है। जब बेगूसराय के उप नगर आयुक्त शिव शक्ति कुमार ने सजय सिंधु नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया है। शिव शक्ति कुमार और सजय सिंधु हाजीपुर में एक ही गाँव के रहने वाले हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों रिश्ते में चाचा भतीजी हैं। शिव शक्ति कुमार पर पहले सजय के परिजनों ने उनका अपहरण करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब दोनों ही सामने आ चुके हैं और फिर अपनी बात रखी है। वहीं पर अपने ही चाचा से लव मैरिज करने वाले सजय सिंधु ने मीडिया से कहा कि प्रेम करना किसी का व्यक्तिगत निर्णय है और इस निर्णय में किसी का दखल नहीं होना चाहिए। हम वैशाली पुलिस से ये कहना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है और जो हमारा अपहरण का केस दर्ज हुआ है, उसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। अगर हमारा अपहरण हुआ होता तो फिर हम आपके सामने थोड़ी ना होते। प्रेम विवाह करने के बाद उन्होंने कई तरह के परेशान करना शुरू कर दिया है। इनका जो कार्य है उसमें विघटन डालने तथा हमारे वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा करने की कोशिश की गई है। जब भतीजी से शादी करने के बाद शिव शक्ति ने कहा है कि मुझे वैशाली प्रशासन से कहना है कि हम लोगों ने प्रेम विवाह किया है, कोई अपहरण नहीं हुआ है। यहाँ पर अनैतिक कार्य का कोई भी मुद्दा नहीं है। हमें बस यही सहयोग चाहिए कि वे हमारा सहयोग करें और हमें सुरक्षा मुहैया कराएं, ताकि हम लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। दोस्तों, बिहार में जमीन खरीद फरोख्त के बाद उसके दाखिल खारिज करने के लिए पहले से अच्छी करने की कोशिश की गई है। जब बिहार सरकार ने इस प्रक्रिया को और सख्त बनाते हुए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे आवेदकों को अब लंबे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पहले से लागू फीफो सिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए कई नए कदम उठाए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पिछले साल फीफो सिस्टम को लागू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जमीन के दाखिल खारिज के आवेदकों का जल्द निपटारा करना था। इस सिस्टम के तहत आवेदकों को जमा करने की तारीख के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अब इस सिस्टम को और सख्त करते हुए नए नियम लागू किए गए हैं, जिनमें से सम और विषम संख्या वाले आवेदकों को अलग अलग अधिकारियों द्वारा देखा जाएगा। इससे आवेदन प्रक्रिया में और पारदर्शी गति आएगी। दोस्तों, बिहार में करीब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन 1 साल पहले से ही सियासी पाला बदल का खेल शुरू हो गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू तेजस्वी को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। आरजेडी के एक बड़े नेता कुछ ही दिनों में जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जेडीयू सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और लंबे समय तक बिहार सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक पाला बदलने जा रहे हैं। हालांकि श्याम रजक ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जेडीयू के एक नेता ने केडीबी लाइव को पूरी कहानी बता दी है। जेडीयू नेता ने बताया है कि 2 दिन पहले श्याम रजक ने मुख्यमंत्री आवास जाकर के नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार के साथ लंबे अरसे तक काम कर चुके श्याम रजक ने फिर से जेडीयू में शामिल होने की इच्छा जताई है। नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। श्याम रजक फिलहाल आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव है, लेकिन कई कारणों से फिलहाल पार्टी का मुख्य धारा से अलग कर दिए गए हैं। ऐसे में उन्होंने पुराने घर में वापसी करने का रास्ता चुना है। जेडीयू के एक नेता ने केडीबी लाइव को ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि श्याम रजक 1 सितंबर को फिर से जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में उनका मिलन समारोह होगा। इसमें आरजेडी के कुछ और नेता भी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। जब वैसे इस मामले में श्याम रजक की ओर से भी कुछ भी नहीं कहा है। दोस्तों, मौसमी बुखार यानी कि सीजनल फीवर एक आम स्वास्थ्य समस्या है। मौसम में होने वाले बदलाव के कारण इसका जोखिम देखा जाता है। इन दिनों में कभी बारिश तो कभी धूप जैसे बदले मौसम के कारण इस रोग के मामले बढ़ते देखे जा रहे हैं। असल में मौसम बदलने के दौरान वातावरण में होने वाला परिवर्तन विभिन्न प्रकार के वायरस और फिर बैक्टीरिया को अधिक सक्रिय कर देता है। यह इन्फ्लुएंजा के वायरस के कारण सीजनल बुखार होता है, जिसमें बुखार, सिर दर्द के साथ शरीर में दर्द और फिर कमजोरी बनी रहती है। यह स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि जिनकी प्रतिरक्षा
प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, वह मौसम में बदलाव के दौरान संक्रमण और फिर बुखार के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता होती है। अब सवाल है कि आखिर मौसमी बुखार के कारण क्या है और इसे बचाव के लिए किन उपायों को प्रयोग में लाना बेहतर हो सकता है। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि फ्लू में वायरस हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में इसके मामले बढ़ जाते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण माना जाता है जिसके एक दूसरे व्यक्ति में तेजी से बढ़ने का खतरा हो सकता है। कुछ लोगों को फ्लू के संक्रमण में तेज बुखार की भी दिक्कत हो सकती है। यह समय रहते वायरस संक्रमण के लक्षणों की पहचान करके इसका इलाज प्राप्त करना जरूरी है। जब वायरल फीवर और फ्लू के कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम हो सकता है। मौसम बदलते ही इस तरीके के लक्षण हो रहे हैं तो फिर सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, बिहार के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल फुल फॉर्म में हैं। लगातार विरोधी दलों पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। जब मोतिहारी में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि जो नौकरी देने की बातें करता है वह खुद 9वीं फेल है। अगर पिता के रहम करम पर नहीं रहते तो चपरासी की भी नौकरी नहीं मिली। इसके साथ ही साथ डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि अपनी राजनीति करते हैं और बात करते हैं नौकरी देने की। जो खुद 9वीं फेल है और जिस मुख्यमंत्री के घर अपराध और फिर अपहरण का रोजगार चलता था, वह युवाओं को रोजगार देने की बात करता है। यह कहना है बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का। दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने बिहार सरकार की फंडिंग से चलने वाले मदरसों के सिलेबस पर सवाल उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया है कि इन मदरसों में हिंदू बच्चों ने भी दाखिला लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में उन्होंने दावा किया है कि इन मदरसों में तालीमुल इस्लाम और ऐसे ही अन्य किताबें पढ़ाई जा रही है। अपने एक्स पोस्ट में प्रियंका कानूनगो ने लिखा है कि बिहार राज्य में सरकारी फंडिंग से चलने वाले मदरसों में तालीमुल इस्लाम और फिर ऐसे ही अन्य किताबें पढ़ाई जा रही है। इस किताब में गैर इस्लामिकों को काफिर बताया गया है। जहां इन मदरसों में हिंदू बच्चों को भी दाखिला दिए जाने की सूचना मिली है, लेकिन बिहार सरकार संख्या अनुपात की आधिकारिक जानकारी नहीं दे रही है। वह अपने पोस्ट में आगे कहते हैं कि हिंदू बच्चों को मदरसा से स्कूल में हस्तांतरण करने के सवाल पर बिहार मदरसा बोर्ड ने बताया है कि मदरसे का सिलेबस यूनिसेफ इंडिया ने तैयार किया है। ये यूनिसेफ और फिर मदरसा बोर्ड की ओर से किए जा रहे तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा है। दोस्तों, बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो चुकी है। ऐसा लगता है कि अब झारखंड में सरकार गिर सकती है। यानी कि जेएमएम यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार गिर सकती है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम का साथ छोड़ दिया है, अब बीजेपी का दामन थाम सकता है। आपको बता दूं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने उनको लेकर के किए जा रहे कयासों पर खुद ही विराम लगा दिया है। चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता के लिए हेमंत सोरेन ने मेरा इतना अपमान किया जिसकी मैंने कल्पना तक नहीं की थी। जब मुझे इतना अपमान और फिर तिरस्कार झेलना पड़ा कि मैं अंदर से ही टूट गया। 4 दशकों की राजनीति में मैंने ऐसा अपमान कभी नहीं झेला था, लिहाजा अब मैंने फैसला लेने का मन बना लिया है। सोशल मीडिया पर लिखे गए अपने पोस्ट में चंपाई सोरेन ने लिखा है कि आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोलाहन के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है। जहां अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर के झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। जहाँ राज्य के आदिवासियों, मूल निवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूँ। किसी भी पद पर रहा या नहीं रहा, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। जहां उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर स्वास्थ्य के भविष्य के सपने देखे थे। चंपाई सोरेन ने लिखा है कि 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और फिर हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए हैं उनका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी।
दोस्तों बिहार में गंगा सहित अधिकांश नदियों का यानी कि ज्यादातर नदियों का पानी लोगों के नहाने के लायक नहीं बचा है। यही नहीं, प्रदूषित नदियों के खंड कम होने के यानी कि स्ट्रेच कम होने के बजाय और अधिक बढ़ गया है। इसका खुलासा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 9 अगस्त को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी में नदियों के पानी की गुणवत्ता को लेकर के पेश एक रिपोर्ट में किया गया है। एनजीटी के प्रमुख ने ये रिपोर्ट पेश किया है। जो रिपोर्ट में कहा गया है कि गंगा, बागमती, दाहा, गंडक, घाघरा, कमला, कोसी सहित अधिकांश नदियों में मलमूत्र जनित फेकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया तय मानकों से अधिक गुना में पाया गया। जब गंगा नदी 100 ml जल में 92,000 MPN तक बैक्टीरिया है। दोस्तों दुनिया ने अगवानी पुल के गिरने का वीडियो लाइव देखा है। जब अब इस पर बहुत बड़ा सवाल उठ खड़े हो गए हैं। आपको बता दूं कि भागलपुर के सुल्तानगंज अगवानी पुल के छत्तीसगढ़ पिलर संख्या 9 के बह जाने का लाइव वीडियो सामने आया। दरअसल ये तस्वीर सबसे पहले कांवड़ियों के मोबाइल में कैद हुई। जहाँ सुल्तानगंज में चल रहे श्रावणी मेला के अवसर पर कई कांवड़ियां स्नान करने सुबह 5 से 6 बजे नमामि गंगे घाट पर गए थे, जहाँ पर स्नान कर रहे कुछ कांवड़ियां सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल में पुल के स्ट्रक्चर के गिरने की लाइव तस्वीर भी कैद हो गई, जिसे तुरंत कांवड़ियों ने शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि ताश के पत्तों की तरह एकाएक पाया नंबर 9 पर लोहा का स्पोर्टिंग सिस्टम एवं पिलर से जुड़े हुए सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट अपनी सभी संरचनाओं के साथ गंगा में समा गया है।